नमस्कार मातृशक्ति और पितृशक्ति। अक्सर क्या अमूनन शिक्षित वर्ग, जिम्मेदार वर्ग, धार्मिक हो, व्यवसायिक हो, शासन प्रशासन के हों, वे कहते हैं कि जंगल राज है जब कहीं कुछ ऐसा दिखता है। और ख़ास तौर से वे ग्रामीण पृष्ठभूमि, किसान, मजदूर, आदिवासी जो नेचर के नज़दीक रह करके जीवन यापन करते हैं और उनके अंदर मानवता अभी भी काफ़ी हद तक बची हुई है। वो रिश्ते, संबंध, परिवार, समाज की मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं, तो वे ऐसे लोगों को जंगल राज कहते हैं। जबकि जंगल राज की परिभाषा ऐसा बताया जाता है और सत्य भी है कि जंगल में जो प्राणी हैं, पौधे हैं, जो बड़ा पौधा है वो छोटे पौधे को अपने आसपास पनपने नहीं देता। बड़ा ताकतवर प्राणी अपने छोटे प्राणी को पनपने नहीं देता, हिंसा के माध्यम से उसे खा लेता है, अपना चारा बना लेता है, भोजन बना लेता है। तो इसलिए उसको जंगल राज कहा जाता है कि जो ताकतवर है वह दूसरे को मार लेता है, दबा लेता है। अब आप खुद ही अपने इस बात को देखना कि शिक्षित जो मैंने बताएं, इनको परिभाषित किया है, ये वर्ग कितना जंगल के राज के नज़दीक है, उन पशु प्राणी और पेड़ पौधों के नज़दीक है जिनकी वो मजाक उड़ाता है। और ग्रामीण, किसान, मजदूर, आदिवासी को वो हे दृष्टि से देखता है, हीन दृष्टि से देखता है कि इसके प्राप्त करने वाले लोग छल कपट, नफरत, धार्मिक उन्माद, एक दूसरे के धर्म के आलोचना, कमतर नापना, जातियों में भेदभाव करके अपने सभी तरह के शासन प्रशासन में, धर्म में अपना वर्चस्व यानी कि अपना एकाधिकार बनाए हुए हैं। और उन एकाधिकार के देख करके वो अपने ही वर्गों को भी, मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं, वे उन पर घमंड करते हैं। उसका उदाहरण आप देखिए कि बिहार और पूर्व यूपी में सबसे ज़्यादा IAS और PCS हैं। क्या उन्होंने शिक्षित होकर के अपने प्रदेश का, अपने समाज का कोई उत्थान कर दिया है? मैं समझता हूँ बिहार आज भी, उड़ीसा जैसे प्रदेश भी सबसे गरीब श्रेणी में आते हैं, अपराध की श्रेणी में भी आते हैं। तो जंगल राज वो है कि पढ़े लिखे लोग कोई ऐसी योजना, कार्य योजना, ऐसा दर्शन नहीं दे सके कि वे अपने ही समाज, अपने ही प्रदेश को कुछ विकास की गति में ले जाएं। और जो हंसी मजाक बनाई जाती है उन प्रदेशों की अन्य प्रदेशों में, तो उस पर वो चिंतन करते हैं नहीं करते हैं। वे जहाँ जो राज्य संपन्न है, सक्षम है, जहाँ उनकी पोस्टिंग हो जाती है, वो उनके लिए अमेरिका है, वहीं वो बस रहे हैं। और अपने बिहारी या पूर्वीय जो गरीब तबके हैं उनको अपने यहाँ गुलाम रख करके घरेलू नौकर बना के रखते हैं। तो ऐसा दर्शन आपको मिलता होगा। तो ऐसे समाज जो कहते हैं कि हम उन पर घमंड करते हैं, वे भी विचार कर लें। और जो बिना छल कपट, यानी कि शाश्वत सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करें। और प्रत्यक्ष से ऐसा ही चल रहा है। हम केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनको बढ़ते हुए देख करके राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम घमंड करते हैं। लेकिन आप स्वयं देखिए आपके लिए क्या योगदान दे रहे हैं, इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में उनका क्या योगदान है। ये तो एक नेचुरल, क्योंकि जब कुछ गति होगी तो उसकी कुछ ना कुछ विकास भी होगा। तो इनकी गति में, इनके अकूत विकास में थोड़ा थोड़ा सबका होता है। लेकिन इसके पीछे का एक सत्य और भी है, ये शाश्वत सत्य दूसरा ये भी है। इस तरह की व्यवस्था का जो ये जंगल राज ये है, इसकी आलोचना करने वाले पुरातन से ही युगांतर में ऐसे महापुरुष पैदा होते रहे हैं जिन्होंने इनको चुनौतियां दी हैं। और उन चुनौतियों से डर करके कुछ जो 90% लोग को ये शोषण करके जो अपना वैभवता बढ़ाए और एकाधिकार करे हुए हैं, उनसे डर के ही ये 90% को कुछ ऐसा यथा जीवन या ऐसा जीवन देते हैं जिससे कि वो उसमें मदमस्त हो जाए कि हमारा आका हमें कुछ दे रहा है, हम मरने से हमें जिंदा या हमें जिंदा रखने में वो सहयोगी है। वो जिंदा रहने को ही अपनी उनकी मेहरबानी मान लेता है। जैसे हिटलर ने कहा था कि कहते कि मुर्गे के पंख इतने उखाड़ दो लहूलुहान हो जाए और उसको चलना और उड़ना उसका बंद हो जाए, लेकिन उसे चूगा डालते रहो, दाना डालते रहो, वो आपके पीछे से भीड़ की तरह इकट्ठा होता रहेगा, समूह में रहेगा। ये मुर्गा भी, वो बिना पंख का लहूलुहान हुए, वो अपने आका को का मेहरबानी को
धन्यवाद देगा। तो सेम दृश्य आज हमारे इस देश दुनिया में हो रहा है, खास तौर से हमारे देश में भी हो रहा है। तो जो इस समय ऐसी आलोचना युगांतर से देख लेना, कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो, या ज्योतिबा फूले हों, अंबेडकर हों, चौधरी चरण सिंह हों, छोटू राम जी हों, या बिरसा मुंडा हों, अन्य अन्य समय समय पर ऐसे महापुरुष जिन्होंने इनके इस अत्याचार और अनाचार को और मानवता को या अधर्म जिसे कहते हैं अधर्मता को चुनौती दी है, उनके डर से कि सत्ता खिसक ना जाए, ये सामने ना आ जाए, वे उनको जो पीड़ित हैं उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ लोक लुभाव ने उनके जीवन में सुगमता दे देते हैं और वे अपने जाति और धर्म के नाम पर उनके गुणगान करते हैं। सेम दृश्य आज हमारे देश में देखने को मिल रहा है। और ऐसे लोग जो पीड़ित है, सत्य को सुनने को स्वीकार नहीं करते, और सरकार आज वर्तमान की ये कर रही है कि जो सत्य बोलता है, ये भी सत्य है कि सत्य जो बोलता है उसकी ताकत इकट्ठी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती, लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि उस सत्य की वजह से ही जो 90% लोगों को कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो उनकी वजह से मूल्य की वे चुनौती देते हैं। तो ये सरकार उस चुनौती के रूप में जो विपक्ष होता है या आलोचक होते हैं, समालोचक होते हैं, समाज सेवी, राष्ट्रवादी या जो मानवतावादी हैं, उनको ये हाशिए पर ला करके उनकी जबान को कुंद करने का सतत प्रयास चल रहा है। तो ऐसे में वे लोग भी जो सत्य को सुन करके विचलित हुए हैं, मैं भी बुराई पर आया हूँ कई ऐसे रिश्तों में कि मैंने बताया कि जहाँ तुम जा रहे हो वो आपके जीवन को तबाह होगा और चौकस रहना, और उनका जीवन सच में 1-1.5 महीने बाद विवाह उपरांत तबाह हुआ, और वो उस समय मैं हाशिए पर आया, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि आपने जो कहा सत्य का। तो ऐसे ही वो सत्य जो सरकार के इस विरुद्ध आज बोलते हैं, ऐसे ही वे लोग जो खुद पीड़ित हो चुके हैं, वे आज अंधे भक्त होकर के अपनी पीड़ा को भूल करके आज आलोचकों को, सत्य की बात करने वालों को हाशिए पर रखकर मूर्ख बताते हैं या अन्य अन्य तरह की बातें करके अपना अहंकार को संतुष्ट करते हैं। वे संगीतकार हैं, वे भांड के रूप में हैं जो ताकतवर को किस तरह से ताकत है उसका विश्लेषण ना करके केवल अपना जीवन यापन के लिए भांड करते हैं, केवल झुंझुना बजाते हैं। तो ऐसे लोग भी सुन लें, और वे लोग भी जो सत्य की तरफ चलते हैं, तो वे उन कार्ल मार्क्स और अपने महापुरुषों को याद कर लें। उनको आज भी याद किया जाता है, उनकी वजह से परिवर्तन हो रहा है। इस तरफ अधिकतम बढ़े। नमस्कार।